जी हम वेट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स का कि वो हमें ज्वाइन कर लें। अभी 9 ने ज्वाइन किया है, तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम दोबारा स्टार्ट ले लेंगे। मैं थोड़ी देर में फिर रिपीट कर दूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो हमें ब्रेक इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ वही टाइप करेंगे, बाकी सबका टाइप हो चुका है। 16 पार्टिसिपेंट्स है। एंड ये सेशन हम पूरा कंप्लीट करेंगे, हमें ब्रेक नहीं दे रहे। हम ये करेंगे, सेशन कंप्लीट करके क्लास एंड कर लेंगे अगर जरूरत नहीं पड़ी तो। और कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, बजाय इसके ब्रेक दूँ फिर वापस आऊँ। ये 2 सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 40 मिनट्स फर्दर। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, एमएम थ्योरी। एमएम मीन्स वही मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एमएम मॉडल, मुलर एंड मूडी क्लियानी। एमएम थ्योरी जो है वो कहती है जीरो टैक्सेस है और कॉर्पोरेट टैक्सेस पर बात करती है। फिर हम बात करेंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड थर्ड सिग्नलिंग थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। इट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। हम बात करते थे कि डेट फॉर एग्जांपल 20,000 है और ये 60,000 है, तो टोटल हमारा 80,000 है। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक भी हो सकते हैं। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ चुके हम, उसका यूज आएगा, फार्मूले का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, यूज इसमें आने वाला है। तो मोडिग्लियानी एंड मिलर्स थ्योरी की अजम्पशंस। सिर्फ वो लोग अटेंडेंस टाइप करें प्लीज कि जो पहले नहीं कर चुके हैं या अभी आए।
जिन्होंने फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस टाइप कर ली है वही कैरी ऑन हो रहा है, तो उनको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ अब थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हैं, जिसमें हर थ्योरी की कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो इस थ्योरी की भी कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस है कि देयर आर नो ब्रोकरेज कॉस्ट। ब्रोकरेज कहते हैं कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस पर जो खर्चा होता है विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज कॉस्ट। तो देयर आर नो ब्रोकरेज कॉस्ट, assumption है। देयर आर नो टैक्सेस, देयर आर नो बैंकरप्सी कास्ट, यानी अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो उस पर खर्चा होता है, वो कहते हैं कोई कॉस्ट नहीं। देन इन्वेस्टर कैन बोरो एट द सेम रेट एज कॉर्पोरेशन, वो कहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी उसी रेट से कर्जा ले सकते हैं जिस रेट से कंपनी ले सकती है, यानी केडी सेम होगा। Investors have the same information as management about the firm's future investment opportunities। हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था और बहुत सारे, और हम पढ़ रहे थे फ्री कैश फ्लो की हम बात करते थे। अभी लास्ट में हमने बात की थी कि डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन का एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था कि जो रिटेन करते हो जब करते हो कि आपके पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, तो आगे इन्वेस्ट करने के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप रोकते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यानी मैनेजमेंट को तो होती है कि क्या करने जा रहे हैं, ये कहते हैं इन्वेस्टर को भी पता है। एंड EBIT इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डेट, और कर्जा देने से EBIT पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमें भी पता है। ये पॉइंट वैलिड है, बाकी सारे अजम्पशंस जो है इन्होंने ली हुई हैं अपनी थ्योरी के लिए, फिर आगे किसी ने इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सब गलत है, वो हम पढ़ते जाते हैं। तो थ्योरी में जीरो टैक्सेस क्या है? प्रूफ under a very restrictive set of assumptions that a firm's value is unaffected by its financing mix। तो जाहिर है कि अगर टैक्स का रेट जीरो मान लें, यानी टैक्स जीरो है, तो फिर डेट का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं, 50-50 बनाएं, 60-40 बनाएं, 30-70 बनाएं, 0-100 बनाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। proof under a very restrictive set of assumptions that a firm's value is unaffected। value of the firm का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कल भी मैंने डिस्कस किया था ये बात कि वैल्यू ऑफ द फर्म में अगर आप अपने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी बन जाती है, और डेट की मार्केट वैल्यू ले ले तो दोनों को प्लस कर दे तो वैल्यू ऑफ द फर्म बन जाती है। यानी डेट और इक्विटी की मार्केट वैल्यू को जमा कर ले तो दोनों मिलाकर ही एसेट होते तो वैल्यू ऑफ द फर्म बन जाती है। तो इसीलिए ने कहा कि इस अगर टैक्स का रेट जीरो है तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है, कोई भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं एनी इंक्रीज इन ROE रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल लेवरेज इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इंक्रीज इन रिस्क। वो कहता है कि जब फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाते हैं तो जो रिस्क आता है, जो बेनिफिट है वो उसके रिस्क भी बढ़ रहा है दूसरी तरफ, तो उसके रिस्क से ऑफसेट हो जाता है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो इररिलेवेंट है। कॉर्पोरेट टैक्सेस के साथ अगर थ्योरी को देखें तो ये कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स लॉ फेवर डेट फाइनेंसिंग। कॉर्पोरेट टैक्स में हमने देखा कि जो टैक्स लगता है तो डेट फाइनेंसिंग भी वो फेवर कर रहा है क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है। हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा था, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही थी इंटरेस्ट में। वही टैक्स का इम्पैक्ट हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट जो है वो क्या कर रही है, डेट फाइनेंसिंग को फेवर कर रही है ओवर इक्विटी फाइनेंसिंग। तो विद द कॉर्पोरेट टैक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एक्सीड द रिस्क। यहाँ वो कहता है कि बेनिफिट बढ़ गए रिस्क के मुकाबले में, तो मोर EBIT गोज टू इन्वेस्टर्स एंड लेस टू टैक्सेस। टैक्स कम हो गया और ज्यादा किसकी जेब में चला गया, इन्वेस्टर की जेब में। When leverage is used, तो firms should use almost 100%। अब यहाँ पर आके ये गलत हो गया, इसने कहा कि इस सूरत में फर्म को क्या चाहिए कि 100% डेट फाइनेंसिंग कर ले तो वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कर्जा लें, आपकी जेब से कुछ न लगे तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। तो आगे हम उस पर डिस्कस करते हैं।
घर में बैठना जो है आसान काम जी। तो अब आपने बीटा का रिपोर्ट पढ़ा होगा, बीटा की कैलकुलेशंस भी हमने की थी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ रही है, रॉबर्ट हमदा नाम के एक साहब गुजरे, रॉबर्ट हमदा, उन्होंने एक इक्वेशन दी। तो एमएम थ्योरी इंप्लाइज दैट बीटा चेंजेस विद लिवरेज। एमएम थ्योरी कह रही थी कि जो बीटा है, बीटा क्या था, रिस्क कैलकुलेट करता है, मार्केट रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। तो हमदा ने एमएम थ्योरी ने कहा कि चूंकि बीटा चेंज होता रहता है लिवरेज की वजह से, तो बीटा अनलिवरेज फर्म का इज द बीटा ऑफ अ फर्म व्हेन इट हैज नो डेट। तो बीटा ऑफ अनलिवरेज फर्म वो होगी जिसने कोई कर्जा नहीं लिया, और बीटा ऑफ एल जो है वो है जिसने कर्जा लिया। तो उसके लिए इन्होंने फार्मूला बना दिया। वो कहते हैं कि अगर आपको को बीटा लिवरेज फर्म का पता हो तो हम अनलिवरेज फर्म का बीटा निकाल सकते हैं, और अगर अनलिवरेज फर्म का बीटा आपको गिवन हो तो आप लिवरेज फर्म का बीटा निकाल सकते हैं। इक्वेशन में रखें। अब इस इक्वेशन को समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट है डी अपॉन ई, डी अपॉन ई डेट अपॉन इक्विटी। किसी को याद है डी अपॉन ई क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी कौन सा फार्मूला है रेशो का? डेट डिवाइड बाय इक्विटी। कौन बताएगा? यह है डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। रेशियो में हमने पढ़ा था डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट स्लैश इक्विटी रेशियो। तो डी अपॉन ई क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो को हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी से, यानी आफ्टर टैक्स डेट टू इक्विटी रेशियो चाहिए, आफ्टर टैक्स डेट टू इक्विटी रेशियो। और फिर उसमें 1 को हमने प्लस कर दिया, 1 प्लस आई वाला कंसेप्ट आ रहा है, 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई की जगह ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको एक बार डाटा यहाँ ऐसे ही रख रहा हूँ कि अगर डेट हो लेट से 40,000 और इक्विटी हो 60,000, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो को हमने 1 माइनस टी भी करना है, आफ्टर टैक्स डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर टैक्स का रेट 40% होता तो 0.67 1 माइनस 0.4, तो ये बन जाता 0.67 मल्टीप्लाई। ये मैं सिंपल करके कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो या डी अपॉन ई, अगर डेट ये हो इक्विटी ये हो तो ये बनेगा 0.67, और फिर उसको 1 माइनस टी कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.4, और अगर 1 प्लस 0.4 करें तो ये बन जाएगा 1.04 या 1.4। तो ये 1 प्लस आई वाला कंसेप्ट आ रहा है, ये फार्मूला इसी तरह से लिखा हूँ, 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। फिर अगर आपको बीटा दिया हुआ है अनलिवर्ड फर्म का, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पर इसी डेटा में अगर बीटा यू अगर हो 1.2, तो जो बीटा एल आ जाएगा आपका 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, हाँ सॉरी, ये 1.8 बन जाएगा। जाहिर है कि ये अनलिवर्ड फर्म लेस रिस्की है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। लिवरेज फर्म रिस्की होती है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो उसका रिस्क बीटा ज़्यादा होगा 1.2 और 1.8। तो ये फार्मूले को समझाने के लिए ऐसी मैंने ये वैल्यूज लिखी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये फार्मूला क्या लिखा हो। नाउ इन प्रैक्टिस डेट टू इक्विटी
is measured in book values when beta of L is calculated. जब भी बीटा कैलकुलेट करेंगे लीवरेज फर्म का, तो डेट और इक्विटी हम बुक वैल्यू पर लेंगे। बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास हमदा की इक्वेशन आ गई, इसका यूज अभी आगे आने वाला है। उसके बाद आ जाए ट्रेड ऑफ थ्योरी। एमएम थ्योरी इग्नोर्स बैंक्रप्सी। एमएम थ्योरी ने कहा था कि बैंक्रप्सी नील है, यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगी ही नहीं, कॉस्ट है ही नहीं उसकी, विच इंक्रीजेज एज मोर लेवरेज है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जितना रिस्क बढ़ता है उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। एट लो लेवरेज लेवल्स टैक्स बेनिफिट आउटवे बैंक्रप्सी कॉस्ट। अगर लेवरेज कम है, आपने कर्जा कम लिया हुआ है, तो टैक्स के बेनिफिट जो है वो कंपनी के बैंक्रप्सी कॉस्ट को कम कर देते हैं। यानी टैक्स बेनिफिट ज्यादा होते हैं, बैंक्रप्सी कॉस्ट का होती है। बैंक्रप्सी कॉस्ट देखें, अगर एक बिजनेस ने कर्जा लिया, फिर और कर्जा लिया, फिर और, अगर ज्यादा कर्जा ले लोगे तो कंपनी के बंद होने के चांस हो जाएंगे ना, डूब जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, उसका उस पर खर्चा होगा, उससे हम बैंक्रप्सी कॉस्ट करते हैं। तो ये कहता है एट हाई लेवल अगर कर्जा ज्यादा ले लिया तो बैंक्रप्सी कॉस्ट जो है वो टैक्स के बेनिफिट को खत्म कर देती है। एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के बीच में कोई रास्ता मौजूद है, यानी ज्यादा कर्जा लेना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम कर्जा लेना भी सही नहीं। मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ होगा, वो कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट दैट बैलेंसेस दिस कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट क्या है, बैंक्रप्सी, बेनिफिट क्या है, टैक्स है। तो दोनों कॉस्ट और बेनिफिट को क्या कर दे, ऑफसेट कर दे, और जहाँ बेनिफिट बढ़ जाए कॉस्ट से, तो वो हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है, ट्रेड ऑफ है बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। सिग्नलिंग थ्योरी क्या कहती है, एमएम अज्यूम दैट इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स हैव द सेम इंफॉर्मेशन, हमने पढ़ा था पहले, बट मैनेजर्स ऑफन हैव बेटर इंफॉर्मेशन। ज़ाहिर है इनसाइड इंफॉर्मेशन कंपनी के मैनेजर्स को ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मार्केट के इन्वेस्टर्स को। थस दे वुड, अब चूंकि मैनेजर को पता है कि उसका स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यू हुआ है, तो वो क्या करता है, शेयर बेच देता है। और अगर वो समझता है कि बॉन्ड अंडर वैल्यूड है, तो वो क्या करता है, सेल बॉन्ड सिर्फ स्टॉक इज अंडर वैल्यू। अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है तो फिर वो शेयर बेचकर पैसा नहीं लेता, बॉन्ड इशू करता है ताकि फंड्स रेज हो जाए। लेकिन अगर स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो शेयर बेचता है। ओवर वैल्यू मैंने बताया भी था पहले, फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप जो फार्मूले से पी नॉट कैलकुलेट करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट की कि आपके हिसाब से ये 20 रुपए का है, तो अगर वो मार्केट में 20 की जगह 25 का बिक रहा है तो वो ओवर वैल्यू है, मार्केट वाले ज्यादा में सेल कर रहे हैं, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से वो 20 रुपए का ओवर वैल्यू है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा में बिक रहा है तो हम क्या करते हैं, शेयर को कंपनी मार्केट में बेच देती है ताकि ज्यादा पैसा आ जाए। इसका अपोजिट है कि अगर अंडर वैल्यू है, आपके हिसाब से 20 का होना चाहिए, लेकिन मार्केट में बिक रहा 16 रुपए, तो फिर कंपनी शेयर नहीं बेचती बल्कि उसकी जगह पे कर्जा लेती है। बट इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड दिस, इस प्लानिंग को इन्वेस्टर समझ लेता है। सो व्यू न्यू स्टॉक सेल एज अ नेगेटिव सेल। अगर स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी बेचने आती है तो उसको नेगेटिव ट्रीट करता है। अब हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ से करनी है, समझनी है, उसी से बेस पर क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाएं, कॉपी पेन कैलकुलेटर साथ में पकड़ें ताकि अगर कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकें। एक एग्जाम्पल यहाँ बनी हुई है,
तो ये डाटा आप नोट करते जाइएगा कि इसका यूज आगे आने वाला है। एक्सपेक्टेड EBIT है 500,000, 5 लाख, विल रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। कहते हैं कि ये इसमें चेंज नहीं आएगा, यही रहने वाला है। EBIT 5 लाख। फर्म पेज आउट ऑल अर्निंग्स एज डिविडेंड। जो भी इनकम है, ये जो EBIT है, ये सारी की सारी अर्निंग हम पे करने वाले हैं डिविडेंड के तौर पर। यानी ग्रोथ रेट 0 है। डिविडेंड पे आउट रेशो अगर 100% है तो रिटेंशन रेशो या पुल बैक रेशो 0 हो गया, और रिटेंशन रेशो 0 है तो फिर ग्रोथ रेट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कल फार्मूला पढ़ा था ROE मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशो, पुल बैक रेशो। तो अगर वो 0 है तो आंसर 0 हो गया, तो ग्रोथ 0 है। अगर आपकी जो भी अर्निंग है वो सारी की सारी आप डिविडेंड पे कर देते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ नील है। अजम्पशन यहाँ हम ले रहे हैं डेटा, तो आप लिखिए ग्रोथ G इक्वल्स टू 0 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। फिर आगे लिखा है करंटली इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, यानी हमने कर्जा नहीं लिया, ऑल इक्विटी फाइनेंस। और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू के बराबर है। जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। पी नॉट है 20, टैक्स का रेट है 40%, KRF है 6%, RPM है 4%। ये वैल्यूज जो नीचे दी हुई हैं, पी नॉट से हम ये वाकिफ है, T से हम वाकिफ हैं, KRF हमें पता है, RPM हमें पता है, रिस्क प्रीमियम मार्केट है। कहीं पर KM और KRF होता है, उसका डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएंगे इधर टाइप करके या स्पीकर के जरिए कि टोटल इक्विटी कितनी है। बुक वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी। कौन बताने वाला? कोई नहीं बताना। ऑनलाइन पे यही होता है, सोते रहते हैं फिर कहते हैं सर समझ में नहीं है। हालांकि आज हमारी आखिरी क्लास इलेक्टिव फाइनेंस पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट 2 कोर्स हो गए, मैं 4 नहीं कहूँगा, 2 कहूँगा। और आज आखिरी क्लास है, सारी यूज हुए। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। एक शेयर कितने का है? 20 का। 1 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। और यहाँ लिखा है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बराबर हैं। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है? अब तो बता दो। जी, चलिए शुक्र है। 2 मिलियन। 1 लाख को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्विटी 2 मिलियन आ जाएगी, और वही 2 मिलियन टोटल आ गई। मार्केट वैल्यू भी वही है, बुक वैल्यू भी वही, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये डाटा आपको समझ में आ गया। आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बार बार पूछा। 5 लाख आपकी EBIT है, ऐसे ही है। लेकिन डेट नहीं है यहाँ पर। 5 लाख की EBIT है तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो है ही नहीं।
तो डिविडेंड कितना पे किया होगा? तो देखिए आपकी इनकम है 5 लाख, यह है EBIT, इसमें से चैट में आया कुछ जवाब। अच्छा ये जवाब तो आप पुराना दे रहे हैं, मैं तो नया सवाल करती है। आपकी EBIT 5 लाख है, डिविडेंड 100% देते हैं। मेरा सवाल था डिविडेंड कितना दिया होगा? कोई एक बता दो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, यानी जितनी इनकम होती है सारी डिविडेंड दे। डिविडेंड कितना पे किया होगा? 100% तो दिया होगा, अमाउंट में कितना होगा? वो तो पे आउट रेशियो से दिया हुआ है कि हम 100% दे देते। रकम कितनी रकम दी होगी? तो आप याद करो, इसमें से इंटरेस्ट को माइनस होना होता है, इंटरेस्ट यहाँ है ही नहीं। ऑल इक्विटी इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा बना के देखो ना। तो ये जो बचा, ये क्या बचा? यही ईबीटी है आपका, जो EBIT है वही EBT। तो अगर मैं 40% टैक्स माइनस कर दूं, तो ये आ गई हमकी नेट इनकम। जो नेट इनकम है वही डिविडेंड है। अब अगर नेट इनकम और डिविडेंड दोनों बराबर है, ये डिविडेंड आपने पे किया, चूंकि इसमें ग्रोथ रेट 0 है तो कैपिटल गेन कोई भी नहीं होने वाला। हमने पढ़ा था कि KS इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन तो है ही नहीं इसमें, तो ग्रोथ रेट 0 है। कांस्टेंट ग्रोथ में कैपिटल गेन जो है वो G के बराबर होता है, तो G 0 है, तो जो डिविडेंड यील्ड है वही आपका KS है। तो इस 3 लाख के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, यानी कैपिटल कितना? इक्विटी, इक्विटी आपने बताई 2 मिलियन की, तो केस कितना होगा? 2 मिलियन, 3 लाख डिवाइड बाई 2 मिलियन, 15%, ये आपका केस हो गया। केस बराबर होता है करंट डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन। तो डिविडेंड यील्ड 15% है, कैपिटल गेन यील्ड 0 है, तो केस कितना हो गया? 15%। ये कुछ चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये दी हुई है कैलकुलेशन, तो आपको पता हो कैसे कैलकुलेट होती है। यहाँ पर कोई नई बात हमने नहीं की थी, और ये चूंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं इसको अभी तीसरी मरतबा भी कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा, ताकि ये स्लाइड्स हमारी कंप्लीट हो जाए। फिर मैसेज आ गया कि बंद होने वाला है, तो अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आपको समझा दिया, मैं स्लाइड्स पे जा रहा। तो फॉर्म पेज ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए वर्किंग, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं फर्म के। ओरिजिनली हमारी कंपनी ने 20 लाख 2 मिलियन इक्विटी है, हमने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ। तो ये पहला केस है कि कर्जा हमारा 0 है, और चूंकि कर्जा 0 है तो केडी भी 0 है। केडी कह लें, आरडी कह लें। आगे हम कहते हैं कि हम अगर 2 लाख रुपीज इन 1000 लिखा है, 2,50,000 का कर्जा ले लें, तो अगर 2,50,000 का कर्जा ले लें तो 10% इंटरेस्ट देना होगा। एक
कहते हैं अगर हम 500 यानी अलग सिनारियो बनाएं, अगर हम कर्जा 500 ले लें, 500,000 यानी 5 लाख कर्जा लें तो हमें 11% पर मिलेगा। अगर हम 7,50,000 का कर्जा लें तो 13% देना पड़ेगा, और अगर हम 1 मिलियन लोन ले लें तो 16% देना पड़ेगा। यानी हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। अभी हमारा सारा इक्विटी है, हम कहते हैं कि हम कुछ कर्जा ले रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि इफ कंपनी रिकैपिटलाइज का मतलब दोबारा अपने कैपिटल को चेंज करती है, तो डेट वुड बी इशूड टू रीपर्चेज स्टॉक। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हम 2,50,000 का कर्जा लेंगे, इससे हम अपने कैपिटल को कम कर देंगे, यानी हम शेयर वापस मार्केट से खरीद लेंगे। और जब शेयर वापस से मार्केट से खरीदेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी 20 लाख है, इस केस में 20 लाख है, इस केस में हम क्या हो जाएगी, अगर 2,50,000 का कर्जा ले लें, करंट हम 20 लाख पर है, 2 लाख सॉरी करंट भी जो है हमारा ये है, अगर इसमें से हम 2,50,000 का कर्जा ले लें तो हमारी इक्विटी कितनी रह जाएगी, 2,50,000 कर्जा हो जाएगा, 17,50,000 की इक्विटी रह जाएगी। लेकिन अगर हम 5 लाख का कर्जा ले लें तो हमारी इक्विटी 15 लाख रह जाएगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, कर्जे से शेयर परचेज करें वापिस आ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम 7.5 लाख को माइनस करें तो इक्विटी क्या होगी, तो ये कम्बिनेशन बन रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन है, इसमें से बेस्ट कौन सा है वो समझना है। तो एमएम एंड मिलर मॉडल्स कैन नॉट बी अप्लाइड, ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता इस कंडीशन में। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज सेवरल अजम्पशंस आर वायलेटेड, केडी इज नॉट कांस्टेंट। एमएम ने कहा था कि रेट सेम होता है, हमारा प्रैक्टिकली रेट सेम नहीं होता, जितना कर्जा ज्यादा लोगे उतना रेट बढ़ जाएगा, बैंकरप्सी और एजेंसी कॉस्ट भी आएगी। इन प्रैक्टिस हमदर्द इक्वेशंस इज यूज्ड टू फाइंड केएस फॉर द फर्म विद डिफरेंट लेवल ऑफ डेट। केएस कैलकुलेट करने के लिए सीएपीएम वाला मॉडल जो था वो हमदा वाली इक्वेशन पे अप्लाई होगा। ऑप्टिमल कैश फ्लो स्ट्रक्चर के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट ईच लेवल ऑफ डेट। केस चेंज होता जाएगा हमारा अलग अलग कर्जे में, वो निकालना है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, हर दफा हमारी इक्विटी की नई वैल्यू क्या होगी, और फिर हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। फर्म की वैल्यू का मतलब डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर होता है, और फिर देखना है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें बेस्ट फैसिलिटेट करता है। एक काम करते हैं कि अभी जो क्लास खत्म होगी तो हम ब्रेक ले लेंगे आधे घंटे का, और मैं ब्रेक के बाद आकर इसको समझाऊंगा, क्योंकि वो लग नहीं रहा कि ये हमारा 10-15 मिनट में खत्म हो जाए। तो सीक्वेंस ऑफ रिकवरेशन में हमें करना ही होता है प्रैक्टिकली कि फर्म अनाउंस करती है पहले कि हम ये काम करने जा रहे हैं, फिर इन्वेस्टर रीअसेस करते हैं देयर व्यूज, जब इतना मिल गया इन्वेस्टर को तो वो देखते हैं कि अब क्या होगा, और फिर वो इक्विटी की नई वैल्यू एस्टिमेट करते हैं इस बेसिस पे। न्यू डेट इज इशूड, फिर हम कर्जा इशू कर ले लेते हैं, डेट इशू कर देते हैं। एंड प्रोसीड, जो पैसा आता है, आर यूज टू रीपर्चेज स्टॉक, हम अपना स्टॉक वापस खरीदते हैं एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, नई प्राइस पर। लेकिन जैसे ही हमने अनाउंस किया मार्केट में प्राइसेस में चेंज आनी शुरू हो गई, चेंज आने से जो नई प्राइस आएगी उस पर हम अपने शेयर को वापस खरीदेंगे। ये प्रोसेस बताएगा। शेयर कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे, उसके लिए जो कर्जा लिया वो और उसको मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर ले तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2.5 लाख का कर्जा है और एक शेयर मार्केट में 20 रुपए का है, तो 2,50,000 को 20 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आफ्टर रिकम्पलीशन, ये काम करने के बाद, फर्म वुड हैव मोर डेट बट फीवर कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। कर्जा बढ़ गया, कैपिटल कम हो गया, तो कैपिटल कम होगा तो नंबर ऑफ शेयर भी कम हो जाएंगे क्योंकि हमने मार्केट से उठा लिए। तो एन एनालिसिस ऑफ सेवरल डेट लेवल इज गिवन नेक्स्ट। अब कैलकुलेशंस इन्होंने बताई हैं, और उस कैलकुलेशन में एक साल की एक इन्होंने कैलकुलेशन की है, ये जो हम देख रहे हैं टेबल, इसमें से सिर्फ एक कैलकुलेशन की है, और इन्होंने कहा कि जो कैलकुलेशन मैंने इस पे की है वही सब में होनी चाहिए। उसके बाद ये समझाएंगे, तो कैलकुलेशन कैसे की है वो समझना था आपने।
वो जो मैंने अभी आपसे एग्जांपल बताई थी कि डिविडेंड कितना पे होगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। डिविडेंड पे हो रहा है 3 लाख, केस कितना होगा 15%। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो इसने बता दिया, 15% केस निकाल दिया। अब बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैसे निकलेगा, तो CAPM का मॉडल अगर आपको याद हो, चूंकि अनलीवर्ड फर्म क्यों है, क्योंकि अभी हमने कोई कर्जा, करंटली हम पर कोई कर्जा नहीं है, आगे हम लेने जा रहे हैं। तो अगर आपको CAPM का फार्मूला याद हो, KS इक्वल्स टू KRF प्लस RPM। पानी पिया था तो पानी निकला था, खांसी आ गई थी तो उल्टी ऐसे हो गई। जमा है क्या पानी निकला? सोनम क्या हो गया बेटा, माइक तो बंद करके रखो। RPM मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब ये फार्मूला अगर आपको याद हो, केस KRF प्लस RPM और बीटा, तो केस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15%। KRF सवाल में दिया हुआ था, मैंने शुरू में कहा था, नोट कीजिएगा, 6% प्लस RPM 4 था, और बीटा आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इसने डायरेक्ट आंसर निकाला, बीटा 2.24। इसने बीटा को इधर कर दिया। अगर बीटा को जब इधर ले जाऊंगा, जब मैं बीटा को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, पहले 15 में से 6 माइनस होगा, फिर ये डिवाइड बाई 4 होगा, तो वो सारा वो कैलकुलेट करके ये इक्वेशन आंसर आ गया 2.25। देखिए अभी ये बंद होने वाला है, 1.5 मिनट है। जैसे ये बंद होगा हम ब्रेक लेंगे आधे घंटे का, तो 2 बजे मैं वापस आऊँगा, 2 से 2:30 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, थर्ड सेशन। और कोई स्टूडेंट अगर अभी आया है जो पहले हाफ में नहीं था, सेकेंड हाफ में है, तो अपनी अटेंडेंस टाइप कर दे, वरना एब्सेंट हो जाएगा। तो अब ये कैसे आया वैल्यू, ये आपको देखना है। जब हमारा डेट 0 था, तो डेट और इक्विटी का रेशियो भी 0 था। बीटा हमने कैलकुलेट किया था 2.25, केस हमारा था 15%। डेट 0, डेट टू इक्विटी रेशियो ज़ाहिर है 0 जब डेट ही नहीं है। बीटा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया और केस आ गया 15%। अब क्या हुआ कि आपने 2 लाख, पहली सिचुएशन में 2,50,000 का कर्जा लिया, तो ये टेबल समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर आपने 2,50,000 का कर्जा लिया, अब डेट हमारे पास 2,50,000 हो गया, और इक्विटी जो है तो 17,50,000 रुपये की। हमने कहा था कि जो हम कर्जा लेंगे उससे हम अपने शेयर खरीद लेंगे, तो टोटल वही रहेगा, लेकिन डेट और इक्विटी जो है आपका 2,50,000। और अब डेट और इक्विटी का रेशियो फार्मूले से डेट डिवाइड बाई इक्विटी, तो अगर डेट इक्विटी का रेशियो दूँ तो डेट है हमारे पास 2,50,000 और इक्विटी है 17,50,000।